सो आई होप सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। यस, चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और पहला वर्ड है डिससेमिनेट करना। डिससेमिनेट करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को फैला रहे हो। तो अगर आप किसी चीज़ को फैला रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? डिससेमिनेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू स्प्रेड और डिस्पर्स समथिंग, स्पेशली इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़। इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को आप क्या कर रहे हो? स्प्रेड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो। एंटोनिम्स, विदहोल्ड किया हुआ है, आपने रोक के रखा हुआ है। सप्रेस, दबा के रखा हुआ है। कंसील, कंसील वर्ड का मीनिंग क्या होता है? छुपा के रखना। तो अगर आप किसी चीज़ को छुपा के रख रहे हो, इसका मतलब कंसील करके रखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? कि वो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फैला दे। किस चीज़ को लेके? डिज़ास्टर की प्रिपेयर्डनेस को लेके, कि हमें डिज़ास्टर के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। अच्छा, कंसील की बात हुई है। कंसीलर आता है एक, बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे। तो कंसीलर क्या करता है? चेहरे के दाग धब्बों को छुपा देता है। तो यहीं से वर्ड आया कंसील। कंसील करना मीन्स छुपा देना। इसके कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स कर लेते हैं। अगर आप किसी काम को छुप छुप के कर रहे हो या किसी काम को छुपा छुपा के कर रहे हो, तो आप उस काम को कैसे कर रहे हो? राइट, वेरी गुड, क्लैंडस्टाइन वे में कर रहे हो। आप उस काम को फर्टिव वे में कर रहे हो। आप उस काम को स्टेल्थी वे में कर रहे हो। आप उस काम को कोवर्ट वे में कर रहे हो। आप उस काम को सरेप्शियस वे में कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप उस काम को छुपा छुपा के कर रहे हो। अच्छा, कंसील वर्ब के अगर हम एंटोनिम्स करते हैं, मतलब सबको आपने वो बात बता दी। तो क्या किया आपने? सबको बता दिया, मतलब क्या कर दिया आपने? डाइवल्ज कर दिया। डाइवल्ज मीन सबको बता दिया। रिवील कर दिया, सबको बता दिया। डिस्क्लोज कर दिया, सबको बता दिया। अनवेल कर दिया, सबको बता दिया। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या था? सबकी नज़रों में आप उस चीज़ को ले आए। अगर मैं इसके एडजेक्टिव की बात, फॉर्म की बात करूं कि वो चीज़ सबके सामने है, इसका मतलब वो चीज़ कैसी है? ओवर्ट है। ओवर्ट का मीनिंग क्या है? सबके सामने है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमेट। डेसिमेट कर देना मीन्स तबाह कर देना। तो अगर आप किसी चीज़ को तबाह कर रहे हो, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? डेसिमेट कर दिया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या उसका नंबर या स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम कर देना। आपने डेवस्टेट कर दिया, रैवेज कर दिया मीन्स तबाह कर दिया। एनहिलिएट कर दिया मीन्स तबाह कर दिया। डिस्ट्रॉय तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। एक वर्ड इसके जैसा होता है, मार कर देना। मार करने का मतलब क्या होता है? आपने उस चीज़ को स्पॉइल कर दिया। आपने उस चीज़ को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। एंटोनिम्स, प्रिजर्व कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। कंजर्व का मतलब भी क्या होता है? बचा बचा के चल रहे हो। तो जो पावरफुल फ्लड था, फ्लड के कुछ सिनोनिम्स बता दो मुझे। फ्लड का मीनिंग क्या होता है? बाढ़। बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं फ्लड के सिनोनिम्स। डेल्यूज, इनंडेशन। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बहुत सारी बैक टू बैक आ रही है। बैराज मीन्स वो चीज बैक टू बैक आपके सामने आई जा रही है। तो इस सब का मतलब क्या होता है? कि क्या है? एक तरीके से फ्लड आया है, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आई जा रही है। तो जो पावरफुल फ्लड था उसने डेसिमेट कर दिया। डेसिमेट मीन्स तबाह कर दिया। किस चीज़ को तबाह कर दिया? द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एरिया। उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस एरिया की बिल्डिंग्स को, रोड्स को, उन सबको तबाह कर दिया उस फ्लड ने। हाँ, स्पेट भी कह सकते हैं, राइट। स्पेट का मीनिंग भी क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आए जा रही है। ये सारे के सारे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ये सारे के सारे नाउन्स थे। ओवरवेलमिंग बेटा वर्ब हो जाता है, V1 प्लस ING हो जाता है या एडजेक्टिव हो जाता है। अभी हम नाउन के सिनोनिम्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आपको सारे नाउन्स बताए। अगला वर्ड है रिट्रीट करना। री रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन और एक मीनिंग होता है बैक। तो रिट्रीट करने का मतलब क्या है? कि आप वहाँ से वापस चले गए। तो आपने रिट्रीट कर लिया मीन्स आप वहाँ से वापस चले गए। इस रिट्रीट वर्ड को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं।
द प्रोसेस ऑफ मूविंग बैक और विड्रॉइंग, विड्रॉ कर दिया, रिग्रेशन, रिट्रैक्शन, मतलब आप वापस चले गए। एंटोनिम्स, एडवांस आगे बढ़े, अप्रोच किया, प्रोग्रेशन किया, आगे बढ़े। तो ग्लेशियर का जो रिट्रीट था, जो ग्लेशियर वो वापस जो आ रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से। राइजिंग के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर राइज कर रही है मतलब वो क्या कर रही है? सोर कर रही है। तो हम राइज के सिनोनिम्स कर लेते हैं। सोर कर रही है, सर्ज कर रही है, स्पाइक कर रही है। जल्दी जल्दी मुझे सारे वर्ड्स बताएंगे, बहुत बार पढ़े हैं, अब तो याद हो गए होंगे आप लोगों को। हाइक कर रही है, वो चीज़ बलून कर रही है, बर्जियन कर रही है, उस चीज़ को बढ़ा दिया मतलब एम्पलीफाई कर दिया, राइट। उस चीज़ को ऑगमेंट कर दिया मतलब बढ़ा दिया। वो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मतलब स्पाइरल कर रही है। स्काई रॉकेट कर गई है मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। मशरूम कर गई है मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। प्रोलिफरेट कर गई है मतलब बहुत तेज़ी से क्या हो गई है? फैल गई है वो चीज़। स्नोबॉल कर गई है, राइट, मतलब बहुत ही तेज़ी से वो चीज़ क्या कर गई है? बढ़ गई है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज़ी से बढ़ाना। रैंप अप कर दिया आपने उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। स्पर कर दिया, स्पर का मीनिंग होता है मोटिवेट करना, एनकरेज करना, मीन्स आगे की तरफ बढ़ाना, राइट। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। ग्रो करना भी हो सकता है, थोड़ा सा नियर सिनोनिम है, डायरेक्ट सिनोनिम नहीं। थ्राइव करना इज ग्रो करना, तो थ्राइव कर रही है, फ्लरिश कर रही है, प्रॉस्पर कर रही है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? कि वो चीज़ ग्रो कर रही है। वरीसम, कोई चीज़ जो चिंताजनक होती है वो कैसी होती है? वरीसम होती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तो कॉजिंग कंसर्न और एंजाइटी, कोई चीज़ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। कंसर्निंग हो, ट्रबलिंग हो, अलार्मिंग हो, मतलब बहुत ही चिंताजनक बात है, मतलब वो बात कैसी है? सीरियस है। सीरियस का एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, और आपका वर्ड क्या है? द वर्ड इज ग्रेव। ये जो ग्रेव होता है, जब ये एडजेक्टिव का फॉर्म प्ले करता है तब इसका मीनिंग होता है सीरियस है वो चीज़। वो चीज़ कैसी है? कंसर्निंग है, अलार्मिंग है, प्रेसिंग है। प्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? चिंताजनक है और अर्जेंट है। अच्छा, ग्रेव आपका नाउन भी होता है। जब ये नाउन होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कब्र। कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान को बोलते हैं ग्रेवयार्ड। यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन आता है कि फ्यूनरल लिख देते हैं। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? ये अंतिम संस्कार वाली जो सेरेमनी होती है उसको बोलते हैं फ्यूनरल। फ्यूनरल के आगे कभी भी सर्विस वर्ड मत लगाना। अगर फ्यूनरल के आगे सर्विस लगा हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि फ्यूनरल अपने आप में ही एक सर्विस होती है। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। एंटोनिम्स, रीअश्योरिंग है वो चीज़, कंफर्टिंग है, सूदिंग है, रिलैक्सिंग है वो चीज़, मॉलिफाइंग है वो चीज़, आपको सुकून दे रही है, एसुएजिंग है, सुकून दे रही है, पैसिफाइंग है, प्लैकेटिंग है, सुकून दे रही है आपको, मिटिगेटिंग है, खराब चीज़ों को कम कर रही है, एमेलियोरेटिंग है, परेशानियों को कम कर रही है, एसुएजिंग है, हाँ तो इन सारे, पैलिएटिंग है, राइट, सुकून दे रही है, प्रोपिशिएटिंग है, प्रोपिशिएटिंग है, सुकून दे रही है, मतलब आपको कैसा फील करवा रही है? आपको अच्छा फील करवा रही है। तो जो डिसीजन था डैम को दोबारा से बनाने का वो चिंताजनक है। क्यों चिंताजनक है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की वजह से। एमेलियोरेटिंग है, राइट। अगला वर्ड है स्क्रैप कर देना। आपने किसी चीज़ को स्क्रैप कर दिया, इसका मतलब आपने उस चीज़ को क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया, कि अब ये मेरे कोई काम की नहीं है, लेट्स स्क्रैप इट। इसको क्या कर देते हैं? स्क्रैप कर देते हैं, मीन्स इसको क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छा, एक और वर्ड होता है इसके जैसा, स्क्रेप करना। स्क्रेप और स्क्रैप में डिफरेंस समझना। स्क्रेप करने का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं? स्क्रेप करते हैं किसी चीज़ को, मतलब उसका ऊपर ऊपर का निकालते हैं, मतलब एक तरीके से उसको घिसना है एक तरीके से।
आप कोई सामान है इसका ऊपर ऊपर का ऐसे घिस घिस के निकाल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप करना। और स्क्रैप करना है किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, हटा देना। अबैंडन कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, इसका मतलब क्या? आपने उस चीज़ को त्याग दिया। एंटोनिम्स नहीं रखे हुए हो, रिटेन करके रखे हुए हो, कंटिन्यू किया हुआ है, विद होल्ड किया हुआ है, मीन्स अपने पास क्या किया हुआ है? रखा हुआ है। तो जो प्लान था उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए हमने क्या किया? उस प्लान को स्क्रैप कर दिया। अच्छा, अबैंडन की बात हो रही है तो त्यागने की बात हो रही है एक तरीके से। मुझे त्यागने वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर किसी राजा ने अपनी कुर्सी त्याग दी है तो उसने क्या किया है? अपनी कुर्सी को रिनाउंस किया है, एब्डिकेट किया है, गिव अप कर दिया है, उसने क्या किया है? थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, त्यागना नहीं होता, सरेंडर कर देना होता है। थ्रो इन द टावल इज व्हाट? सरेंडर कर दिया है, मीन्स त्याग दिया है, रेलिंक्विश कर दिया है, राइट। रेलिंक्विश करने का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। एब्ज्योर करने का मतलब होता है पहले आप किसी चीज़ पे विश्वास करते थे, अब आपने वो विश्वास त्याग दिया, मतलब आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, दैट इज एब्ज्योर किया है। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ, गिव इन कर देने का मतलब भी क्या होता है? सरेंडर कर देना। ईल्ड कर देने का मतलब भी क्या होता है? सरेंडर कर देना। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है त्याग देना। ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। अगले वर्ड पे आते हैं बिनाइन। बिनाइन में रूट वर्ड क्या है? बेनी। बेनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेनी और ईयू आपके दो शब्द होते हैं, इन दोनों ही शब्दों का मीनिंग होता है गुड, अच्छा। तो बिनाइन का मतलब क्या हो गया? कोई इंसान जो बहुत ही काइंड है उसको क्या बोलते हैं? बिनाइन। बिनाइन इज व्हाट? काइंड। जेंटल है, हार्मफुल नहीं है, खतरनाक नहीं है, हार्मलेस है, काइंड है, फेवरेबल है। फेवरेबल मीन्स आपके लिए अच्छा है। फेवरेबल का एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मतलब क्या है? फेवरेबल है। मैम आपने 9 बजे बोला था क्लास, अब 8 बजे ले रहे हो। एक्चुअली बेटा मुझे लग रहा था, हम लोग देहरादून आए हुए थे, मुझे लग रहा था यहाँ पे नेट नहीं आएगा, तो व्हाट आई थॉट वाज कि मैं 7:30 बजे के अराउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी, तो मेरी 8:30 बजे तक रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर अपलोडिंग धीरे धीरे होगी, तो 9 बजे तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि मैं अपलोड 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी। बट जब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, मैंने सोचा एक बार मैं लाइव भी लेके देख लेती हूँ, शायद लाइव भी चल गया हो, तो इसका लाइव चल रहा था, तो मुझे लगा फिर रिकॉर्डिंग क्यों दूँ आप लोगों को, इससे अच्छा है कि जो बच्चे लाइव कर सकते हैं उनको लाइव ही दे दूँ। इसलिए लाइव जो मैं रिकॉर्डिंग का टाइम था उस समय लाइव कर रही हूँ। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? हार्मलेस है, काइंड है, फेवरेबल है, कंड्यूसिव है। इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटोनिम्स मैलिग्नेंट है, जैसे बेनी और ईयू का मतलब होता है गुड, ऐसे ही मैला और कैको ये दो शब्द होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है बैड या फिर खराब। तो मैलिग्नेंट है, हार्मफुल है, डेंजरस है। अच्छा, डेंजरस के सिनोनिम्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार, डेंजरस की बात हुई है तो डेंजरस कोई चीज़ है, इसका मतलब कैसी है? परनीशियस है, इनेमिकल है, थ्रेटनिंग है, जियोपार्डस है, मेनेसिंग है, पेरिलस है। वेरी गुड, सारे वर्ड्स रिवाइज करेंगे, याद करो और वर्ड्स। डेट्रीमेंटल है, हजार्डस है, नोक्शियस है, डेलेटेरियस है, फिर उसके बाद थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है, फैटल है, लीथल है, डेडली है, बेलफुल है, मेलिशियस है, मेलाइन उसके इंटेंशंस है, मेलाइन है, मेलाइन मीन्स इविल, खराब है, ट्रेचरस है, अपने आप को मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ,
जिससे कि आप सभी को वर्ड्स दिख जाए। हाँ जी, ट्रेचरस है, फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे। कैटाक्लाइजमिक है, कैटास्ट्रॉफिक है, कैलमिटस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ बहुत ही नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। हाँ, नेफेरियस है, मतलब वो चीज़ बहुत ही खतरनाक है, अच्छी नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। विक्शियस है, तो जो बिनाइन इन्फ्लेशन था, जो हार्मलेस इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट था, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही वो महंगाई, उसने सुकून दिया किसको, कंज्यूमर्स को। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। पेरिलस ही आ गया, अभी तो पेरिलस पढ़ा था, अब तो रट गया पेरिलस वर्ड का मीनिंग। पेरिलस इज व्हाट, वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ आपकी डेंजरस है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। डेंजरस है, हजार्डस है, रिस्की है। एंटोनिम्स क्या हो गए, सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पेरिलस जर्नी थी, जो खतरनाक जर्नी थी माउंटेन्स के थ्रू, उसको बहुत ही ज़्यादा कॉशन की ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत थी। मैम अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, डेंजरस के सिनोनिम्स रट गए, ऐसे ही याद हो जाएंगे, बार बार रेपिटेशन से याद हो जाएंगे। हाँ, नास्टी है, नास्टी शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, खतरनाक है, मतलब अच्छा नहीं है, इट्स ऑल्सो नेगेटिव टोन वर्ड। अगला वर्ड है रैवेजिंग। कोई चीज़ अगर रैवेजिंग है मतलब उसने बहुत तबाही मचाई है। रैवेजिंग को डैमेजिंग से याद कर सकते हो, तो किसी चीज़ ने बहुत तबाही मचाई है मतलब रैवेजिंग। V1 + ING है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करे, डिस्ट्रक्शन करे, डेवस्टेटिंग हो, डिस्ट्रॉइंग हो, रैकिंग हो, तबाही मचा दे। एंटोनिम्स, रीबिल्ड कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है। रीवैम्प करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, किसी चीज़ को अच्छा बना रहे हैं तो उसको डेकोरेट करते हैं, है ना। डेकोरेट करने का वर्ड क्या होता है, डेकोरेट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम पे आता है, अडॉर्न करना। तो अगर आप किसी चीज़ को अडॉर्न कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, और सुंदर बना रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो। तो जो तबाही मचा देने वाली बाढ़ थी वो विलेजेस तक चली गई और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब सबको क्या कर दिया, सब कुछ को खराब कर, सब कुछ तबाह कर दिया। रेक्ड हैवेज, सॉरी, रेक्ड डैमेज, रेक्ड हैवॉक मीन्स तबाही मचा दी। अगला गार्निश करना भी कह सकते हैं। हाँ, गार्निश करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे शेफ्स होते हैं, वो अपनी डिशेस के ऊपर बड़ा सुंदर सा सजाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सजाने को बोलते हैं गार्निश करना। एम्बेलिश करने का मतलब भी क्या होता है, सजाना। आपने सुंदर सुंदर सी चीज़ें लगाई किसी चीज़ को सजाने के लिए, तो उसको एम्बेलिश करना, गार्निश करना, एडॉर्न करना, ये सब बोलते हैं। अगला वर्ड है एक्सट्रिकेट करना। एक्सट्रिकेट करने का मतलब क्या है कि आपने किसी प्रॉब्लम से किसी को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, एक्सट्रिकेट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी इंसान को फ्री कर देना एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से, दैट इज एक्सट्रिकेट करना। रेस्क्यू कर लेना, रिलीज कर देना, डिसएंटैंगल कर देना, उसको उलझन से बाहर कर देना। लिबरेट कर देना। लिबरेट के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। लिबरेट किया है मतलब आपने उसको क्या किया, इमेंसिपेट किया है। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, उसको फ्री कर दिया है, अनलीश कर दिया है उसको, अनब्रिडल कर दिया है, अनफेटर कर दिया है, अनशैकल कर दिया है। फिर कुछ वर्ड्स उसके ऊपर से इंजाम अगर हटा दिया है, उसको फ्री कर दिया, नियर सिनोनिम्स, उसको एब्सॉल्व कर दिया है, एक्विट कर दिया है, वेरी गुड, एक्सकल्पेट कर दिया है, एग्जॉनरेट कर दिया है, मतलब उसके ऊपर से इंजाम हटा दिया। विंडिकेट कर दिया है, उसको पार्डन दे कर दिया है, उसको फ्रीडम दे दिया। फ्रीडम का वर्ड क्या होता है, लीवे। गिव लीवे इज फ्रीडम दे दिया। गिव एमनेस्टी का मतलब, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, माफ़ी दे दी है, फ्री कर दिया है। गिव एमनेस्टी, उसको माफ़ी दे दी है। एंटोनिम्स क्या होगा, उसको फंसा दिया है, इंटैंगल कर दिया है, ट्रैप कर दिया है, इम्प्रिजन कर दिया है, जेल में डाल दिया। जेल में डालने का बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, उसको इनकार्सरेट कर दिया है। इनकार्सरेट शब्द का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को जेल में डालना। एक और वर्ड होता है एप्रीहेंड करना। एप्रीहेंड करने का शब्द का मतलब भी क्या होता है,
आप किसी इंसान को क्या कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, या पुलिस ने किसी इंसान को अरेस्ट किया है, इसका मतलब क्या है, पुलिस ने क्या किया है, एप्रीहेंड किया है। ये वर्ड ना एप्रीहेंशन जैसा लगता है, अगर इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड एप्रीहेंशन जैसा लग रहा है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। एप्रीहेंशन शब्द का मीनिंग होता है डर किसी चीज़ का, और एप्रीहेंड वर्ड का मीनिंग होता है किसी को जेल में डालना। इनकार्सरेट वर्ड का मीनिंग भी वही होता है। तो फायर फाइटर्स ने बहुत बिना थके मेहनत करी जिससे कि वो सर्वाइवर्स को बचा पाएँ। कहाँ से, कोलैप्स्ड बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग गिर गई तो उससे बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। कर्सरी लास्ट में ORY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कर्सरी का मतलब है आपने ऊपर ऊपर से कर दिया, आपने कोई बहुत सोच समझ के नहीं किया वो काम, उसको बोलते हैं कर्सरी। डन क्विकली एंड विदाउट गिविंग इनफ अटेंशन टू डिटेल्स, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से किया है, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से किया है, हेस्टी जल्दी जल्दी में किया। परफंक्ट्री, कल हमने एक SBI क्लर्क का मॉक टेस्ट किया था बहुत अच्छे लेवल का, उसमें परफंक्ट्री वर्ड आया था, याद होगा। परफंक्ट्री में सिर्फ ऊपर ऊपर से कर दिया है, ब्रीफ, ध्यान से किया ही नहीं है। एंटोनिम्स नहीं, बहुत थॉरली किया है, बहुत डिटेल किया है, बहुत मेटिकुलस वे में किया है। मेटिकुलस मीन्स बहुत ध्यान से किया है। मेटिकुलस का कुछ एक सिनोनिम फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से करने वाले आप इंसान हो, बहुत केयरफुल किसी काम को करते हो। तो मैनेजर ने एक हल्का सा लुक दिया रिपोर्ट पे साइन करने से पहले, और जिसकी वजह से मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स को मतलब उनको देख ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी में साइन कर दिया। उन्होंने डिटेल्ड वे में पढ़ा ही नहीं, उन्होंने मेटिकुलसली उस रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं, अच्छे से पढ़ा ही नहीं उस रिपोर्ट को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। कॉन्क्लूडिंग सेक्शन क्या होता है, लास्ट का सेक्शन को क्या बोलते हैं, एपीलोग। स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला इज व्हाट, प्रोलोग, या फिर प्रीफेस, या फिर प्रेल्यूड। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, और एंडिंग वाला पार्ट इज एपीलोग। एपी का मीनिंग क्या होता है, एपी का मीनिंग होता है लास्ट या फिर आउटर। एंडो का मीनिंग क्या होता है, एंडो, प्री, और प्रो का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट या फिर इनर। लोग का शब्द का मतलब क्या होता है, लोग रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्पीच। वो क्या प्रोडोलॉजी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आप लोगों को एग्जाम से पहले। लोग इज व्हाट, स्पीच, लोग और लोक्वा, स्पीच। ल्यूड शब्द का मीनिंग क्या होता है, प्ले करना, खेलना किसी चीज के साथ। चल, अब मेडिकल डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। पेडोज, पेडोज रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बच्चे, चिल्ड्रन। तो पीडियाट्रिशियन क्या होता है, बच्चों का डॉक्टर। जो इलेक्शंस को एनालाइज करते हैं, वोटिंग ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट। अच्छा खाना, गैस्ट्रोनोमी, याद है वो सारे वर्ड्स। जो लोगों को खाने का बड़ा शौक होता है, अच्छा खाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उनको, गैस्ट्रोनोम। एपिक्योर, गवर्नमेंट, गॉर्मेट। याद आ रहे हैं वर्ड्स, नहीं आ रहे याद, ये सारे के सारे वर्ड्स खाने के हमने पढ़े हुए हैं कि जिन लोगों का टेस्ट क्या होता है, जिन लोगों का टेस्ट बड्स बहुत अच्छे होते हैं, खाने को लेके बहुत ज़्यादा वो स्पेसिफिक होते हैं, हाई क्वालिटी का खाते हैं। एक और वर्ड याद आ रहा है मुझे, आप लोगों को याद आ रहा है, कितने लोगों को याद आ रहा है एक और वर्ड, कॉनॉइश्योर, जो लोग अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं। अच्छा, एक और वर्ड होता है ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है, ये अच्छी क्वालिटी का तो नहीं खाता, ये सिर्फ डिवोर करता है। डिवोर मीन बस जो आ रहा है खाने दो, बस खाता रहता है, खाता रहता है, बहुत ज्यादा हंग्री होता है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ग्लूटन। वन हु ईट्स अ लॉट, वन हु डिवोर्स, या ऐसा इंसान जो बहुत खाता है। कार्व आउट, पता है ये सारे वर्ड्स मैं आपको जो बता रही हूँ वो क्यों बता रही हूँ, कि आज जब आप एग्जाम दे रहे हो ना तो आपको सारे वर्ड्स याद आए, हाँ ये आर्टिकल एडिटोरियल में पढ़ा था, इसका मीनिंग ये होता है, हाँ ये वाला वर्ड भी पढ़ा था। वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तब तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तब तो क्लोज से ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तभी तो फिलर्स के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। हाँ, तो ग्लूटन कैसे खाता है, ही ईट्स लाइक अ पिग, पिग की तरह खाता है, या फिर ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह खाता है। तो पिग और हॉर्स की तरह खाते हैं वो बहुत खाते हैं, और जो बर्ड की तरह खाते हैं वो बहुत कम खाते हैं।
ईट लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह जो खाते हैं वो लोग क्या करते हैं, दे ईट वेरी लेस, बहुत कम खाते हैं। चलो फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। कार्व आउट करना मीन्स किसी चीज को आपने बनाया है, एक नाम बनाया है अपना, यू हैव कार्व्ड आउट अ प्लेस फॉर योर सेल्फ, आपने अपनी एक जगह बनाई है, मतलब मेहनत से आपने किसी चीज को स्टैब्लिश किया है। गेट अक्रॉस, एम आई एबल टू गेट अक्रॉस, क्या मतलब, क्या आप मुझे समझ पा रहे हो, क्या मैं आपको समझ में आ रही हूँ, तो टू कम्युनिकेट और मेक समथिंग अंडरस्टूड। गेट इट, आई गेट इट, मुझे अब समझ में आ गया मैम, मीन्स आई गेट इट, मतलब मैं अब समझ सकता हूँ, मीन्स आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ गया है। फॉल आउट, इसका मतलब क्या है कि हुआ क्या, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आई, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो दे इवेंचुअली फेल आउट, मतलब फाइनली उनका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया। ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब अब काम करना बंद करते हैं। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे या डिसाइड टू क्विट एन एक्टिविटी, छोड़ दो, अब थक गए हैं, लेट्स कॉल इट द डे, अब खत्म करते हैं। मैम ग्लूटन फ्री क्या होता है बेटा, वो वाला ग्लूटन नहीं होता, वो ये वाला ग्लूटन होता है, ये एक कंपाउंड होता है, वो ग्लूटन और इस ग्लूटन को मिक्स मत करना। या लेट्स कैच सम जेट्स, या चलो सोने चलते हैं। सोने चलने का एक और क्या होता है, हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब भी क्या होता है, या चलो सोने चलते हैं। गो कोल्ड टर्की, इसका मतलब क्या है, किसी को मान लो स्मोकिंग का एडिक्शन था, किसी को मान लो ड्रिंकिंग का एडिक्शन था, अब उसने उस चीज़ को छोड़ दिया, मतलब ही वेंट कोल्ड टर्की, मतलब उसने पूरी तरीके से वो आदत छोड़ दी। स्पेशली इन एडिक्शन, जिस चीज़ का उसे एडिक्शन था वो उसने छोड़ दिया। डेज आर नंबर्ड, गिनती के दिन है, मतलब वो चीज़ अब लंबी नहीं चलने वाली, गिनती के दिन है, मतलब अब वो चीज़ बहुत लंबी नहीं चलेगी। डाउन इन द डम्प्स, बहुत बुरा फील कर रहे हो तो अगर आप, इफ यू आर फीलिंग बैड, सैड, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, मीन्स यू आर डाउन इन द डम्प्स। अच्छा, अंडर द वेदर का मीनिंग क्या होता है, सैड फील कर रहे हो तो डाउन इन द डम्प्स हो, और अगर बीमार फील कर रहे हो तो आप क्या हो, अंडर द वेदर हो, फीलिंग इल या फिर नॉट वेल। फीवरिश, फीवरिश सा फील हो रहा है, फीवर फीवर सा फील हो रहा है, तो अंडर द वेदर। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, बट उतने लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। कैचिंग अ ब्रेक, एक ब्रेक ले रहे हैं, इन्फ्लेशन जो गिरा है और घरों के बारे में ऑथर बात करने वाले हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अ हेल्दी विंटर हार्वेस्ट, अच्छे खासी इस बार क्या हुआ है, एग्रीकल्चर से आउटपुट आया है, खूब अच्छी खासी खेती हुई है इस बार, किसकी, वेजिटेबल्स की। इसने क्या किया, रेन इन किया, रेन इन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल कर लिया है, किस चीज़ को कम कर दिया है, खाने की महंगाई को। 5 महीने के लो पे जा चुकी है, 6% हो गई है खाने पीने में महंगाई, वेजिटेबल्स में महंगाई, सब्जियों में महंगाई जनवरी में। ड्राइविंग डाउन, इसने क्या किया है, नीचे कर दिया है, ड्राइविंग डाउन मीन्स डिक्रीज कर दिया है, किस चीज़ को कम कर दिया है, इंडिया के कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को, मतलब जो ओवरऑल महंगाई थी वो कम हो गई है, 4.3% चली गई है। टैंटलाइजिंगली क्लोज टू, टैंटलाइजिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको क्या कर दे, टैंटलाइज कर दे, इसका मतलब उस चीज़ ने आपको क्या कर दिया, एक तरीके से चौंका दिया। तो कोई चीज़ अगर आपको टैंटलाइज कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ आपको चौंका सी रही है, मतलब आपको एक अलग सी सेंसेशन दे रही है, उसको बोलते हैं टैंटलाइजिंग करना। आप मतलब एक तरीके से उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हो। तो टैंटलाइजिंगली क्लोज है, 4% का मीडियन टारगेट। आपको पता है आरबीआई 4+- 2% कहती है। आरबीआई क्या कहती है कि महंगाई सबसे अच्छी तो 4% है, +-2 होगा तो हम झेल लेंगे। तो जो 4% का टारगेट था उसके लगभग लगभग क्लोज है वो, जो कि परस्यू कर रही थी, जिसके पीछे पड़ी हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टैंटलाइजिंग का मीनिंग मैं लिख देती हूँ, मतलब कोई चीज़ आपको चौंका रही है और आपके लिए अच्छी भी है, आपके लिए क्या है, टेम्पटिंग है। अर्बन कंज्यूमर्स के लिए, शहर के कंज्यूमर्स के लिए जो महंगाई है
इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो गई है, 3.9% चली गई है, जबकि जो गांव के कंज्यूमर्स हैं उन्होंने क्या देखा है, मच मॉडरेटेड, ठीक ठाक, बहुत अच्छी खासी मॉडरेट 4.6% का अपटिक हुआ है। अपटिक मीन्स इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में। मॉडरेटेड है मतलब कंट्रोल्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये प्रोवाइड करता है कुछ रिलीफ मीन्स सुकून, कुछ सुकून देता है घरों को, स्पेशली अर्बन मिडिल क्लास को, जो किस चीज़ की यहाँ इंतज़ार कर रही थी, सुकून का इंतज़ार कर रही थी खाने पीने में महंगाई को लेके, और इसने खर्चा कम कर दिया था। पुल्ड बैक मीन्स वापस अपने कदम ले लिए थे अदर स्पेंडिंग, क्योंकि खाने में इतनी महंगाई हो रही थी इसलिए बाकी चीज़ों पे खर्चा ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह के लोगों को बहुत सुकून मिला है। अगर जो महंगाई है इस लेवल पे बनी रहती है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो इसका जो है ब्रॉडर कॉनोटेशन होगा। कॉनोटेशन मीन्स एक तरीके से मीनिंग होगा, तो इसका ब्रॉडर मीनिंग होगा कंजम्पशन के लिए, जो हम सामान खर्चा कर रहे हैं, जो सामान खरीद रहे हैं, और कंट्री की ग्रोथ के लिए इम्पल्सिस का मीनिंग क्या होता है, जो पुश मिलेगा, गैदरिंग फ्रेश स्टीम, और इसको क्या मिलेगा, फ्रेश स्टीम मिलेगी, मतलब एक अच्छा खासा पुश मिलेगा, मतलब कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। अगर महंगाई कम रही तो होगा क्या, देखो महंगाई कम है तो लोग ना खाने में उतना खर्च नहीं करेंगे, तो बाकी चीज़ों पे खर्च करेंगे, बाकी चीज़ों पे खर्च करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा तो ग्रोथ हो जाएगी। तो महंगाई का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, कंजम्पशन पे और ग्रोथ इम्पल्सिस पे, जो उनको फ्रेश स्टीम मिलेगी, जिनको एक बहुत एक नई एक ऊंचाई मिलेगी। आरबीआई ने जिसने स्लैश कर दिए, स्लैश मीन्स रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए इंटरेस्ट रेट्स पिछले हफ्ते, इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मीन्स उसको एक्सपेक्टेशन थी, किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी, कि महंगाई कम हो रही है, आरबीआई को भी अब सुकून मिलेगा। एज पर इट्स ओन रेकनिंग, रेकनिंग मीन्स इवैल्यूएशन, उसके खुद के इवैल्यूएशन के हिसाब से, उसकी खुद की कैलकुलेशन के हिसाब से, विद दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर की उम्मीद है कि वो एवरेज करेगा 4.4% का महंगाई। देयर में भी एक थोड़ी सी उछाल आ सकता है, माइनर अपटिक, हल्का सा इंक्रीज हो सकता है जनवरी के 4.3% से। प्राइस राइज ओवर दिस मंथ, इस महीने थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा और मार्च में थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ की टोन अच्छी है, ऑथर होपफुल है, टोन ऑप्टिमिस्टिक है, सैंग्विन है ऑथर, कि महंगाई कम हुई है, अच्छी बात है, ग्रोथ भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आरबीआई को भी सुकून है, जो लोगों को भी सुकून है, शहरों के कंज्यूमर्स को भी सुकून है, सुकून ही सुकून है, क्योंकि महंगाई लगभग 4.3% चली गई जनवरी में, जो कि 4% के टारगेट के आसपास थी। समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन, इस तरह के पैसेजेस आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं। चलो अब आ जाते हैं, थोड़ी सी ग्रामर करते हैं, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। एक तो मुझे रेन इन वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, क्लोज का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, मॉडरेटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, अपटिक का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एस्पेशली और स्पेशली में डिफरेंस बता दो, हैज पुल्ड का सब्जेक्ट बता दो, मस्ट बी रिलीव्ड एक्टिव है या पैसिव है और इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। ये मुझे बता दो एक्टिव है या पैसिव है। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग कर लेंगे। चलो पार्सिंग से ही स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल हो गया, हेल्दी एडजेक्टिव हो गया, विंटर भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि हार्वेस्ट नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन वेजिटेबल्स नाउन, रेन एंड आपकी पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कंट्रोल करना, फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन को पूरा भी नाउन मान सकते हो या फूड को एडजेक्टिव, इन्फ्लेशन को नाउन मान सकते हो। टू प्रेपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, फाइव एडजेक्टिव हो गया, मंथ भी एडजेक्टिव है, लो यहाँ पे नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, 6% नाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन जनवरी नाउन हो गया, ड्राइविंग डाउन एक पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब हो गई, इंडिया नाउन हो गया, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को पूरा भी नाउन मान सकते हो या फिर कंज्यूमर प्राइस को एडजेक्टिव मान के इन्फ्लेशन को नाउन मान लो। टू प्रेपोजिशन हो गया, 4.3% नाउन हो गया, टैंटलाइजिंगली एडवर्ब हो गया, क्लोज एडजेक्टिव हो गया, टैंटलाइजिंगली क्लोज है मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक है, अट्रैक्ट मतलब इतना नज़दीक है कि हमको अच्छा लग रहा है। टू प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, 4% मीडियन टारगेट, तो 4% यहाँ एडजेक्टिव है, मीडियन भी एडजेक्टिव है, टारगेट नाउन है, परस्यूड वर्ब हो गया, बाय प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका नाउन हो गया, मॉडरेटेड आपका एडजेक्टिव है,
और यहाँ पे भी मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था। हाँ, रेन एंड का सब्जेक्ट क्या है? हार्वेस्ट। रेन एंड वर्ब का सब्जेक्ट आपका हार्वेस्ट है। अपटिक नाउन है। एस्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, जब आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हो। सब है लेकिन मेनली ये है, तो जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो वो पार्टिकुलरली बोलते हैं, एस्पेशली। और ये जो स्पेशली होता है ये कारण बताता है कि इस चीज़ का कारण कौन है, इसकी वजह तुम हो, तो इट इज़ स्पेशली फॉर यू। तो जब कारण बता रहे होते हैं तो स्पेशली लिखते हैं, जब किसी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो स्पेशली लिखते हैं। दोनों का ही पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है। हैज़ पुल्ड का सब्जेक्ट क्या है? द अर्बन मिडिल क्लास। अर्बन मिडिल क्लास इंतजार कर रहे हो, अर्बन मिडिल क्लास ने ही खर्चा कम किया है, तो अर्बन मिडिल क्लास का सब्जेक्ट है। मस्ट बी रिलीव्ड, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और इसका टेंस, इसका सब्जेक्ट कौन है? आरबीआई। आरबीआई को सुकून मिलेगा तो आरबीआई इसका सब्जेक्ट हो गया। मे बी ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वाली वर्ब ही नहीं है। एक्टिव पैसिव तब होता है जब कोई एक्शन हो रहा होता है, यहाँ पे कोई एक्शन वाली वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ऑन थर्सडे, थर्सडे को साइटिंग का मतलब है मेंशन करना। तो मेंशन करते हुए, किस चीज़ को मेंशन करते हुए? कि महंगाई में कमी आई है और आरबीआई का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मीन्स एस्टिमेशन है। आरबीआई ऐसा अनुमान लगा रही है। क्या अनुमान लगा रही है? कि जो एवरेज इन्फ्लेशन होगा वो 4.2% का होगा 2025-26 में। तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक्स्यूड किया। एक्स्यूड मीन्स शो किया। किस चीज़ को शो किया? कॉन्फिडेंस शो किया पार्लियामेंट में। और उन्होंने किस बात को लेकर कॉन्फिडेंस शो किया? कि जो खाने का दाम है वो इस साल कंट्रोल में रहेगा। जो फार्म आउटपुट है, जो कि खेती से आउटपुट आएगा, उसके एस्टिमेट्स क्या है? हेल्दी अपटेक दिखा रहे हैं, मीन अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। खूब सारा इस बार खाना प्रोड्यूस होगा, तो जिससे की वजह से महंगाई कंट्रोल में रहेगी। सम डार्क क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स का मतलब क्या है? कुछ अंधेरे बादल, अंधेरे के बादल मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हालांकि मंडरा रही हैं। लूम ओवर मीन्स मंडराना, तो कुछ प्रॉब्लम्स मंडरा रही हैं। इज बिनाइन, बिनाइन मीन्स काइंड या हार्मलेस। तो इन्फ्लेशन को लेके जो नज़रिया है उसको, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो क्या बना देंगी? क्रिएट मोर रूम, कि और भी ज़्यादा स्पेस दे देंगी सेंट्रल बैंक के लिए, कि वो रेट्स को क्या करेंगे? कट कर देंगे। कट रेट्स फर्दर मतलब रेपो रेट को और भी ज़्यादा कम कर देंगे। एंड सपोर्ट ग्रोथ, और किस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी जो क्या करेंगी? प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। इसलिए सरकार क्या करेगी? इसलिए सरकार रेट्स को कट करेगी, रेपो रेट कम करेगी और ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। विद द रुपी, अब वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो देख लेते हैं। अभी तक तो ऑथर की टोन ओवरऑल पॉजिटिव थी, अब ऑथर की टोन थोड़ी सी पेसिमिस्टिक होने वाली है। उन्होंने बोला रुपी की वैल्यू बहुत कम हो रही है, 4% गिर चुका है वो यूएस डॉलर के आगे। अब तक हमारे करेंसी डाउनग्रेड होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। सेकेंड हाफ में वो इतना गिर चुका है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो महंगाई जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रुपये की वैल्यू कम हो रही है, तो सभी को पता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाता है रुपये की वैल्यू कम होने से। एग्जाम्पल से बताती हूँ। पहले मानो 80 रुपये का $1 था, कोई सामान हमने इम्पोर्ट किया $2 का, तो हमको 160 रुपये का पड़ा। अब वही डॉलर मान लो, अब 85 रुपीज़ का $1 है, तो हमने कोई एक सामान इम्पोर्ट किया, तो अभी हमको कितने का पड़ गया वो? अभी हमको वो 170 रुपये का पड़ गया, अगर वो सामान $2 का है तो इसका मतलब क्या है? अब वो सामान हमको महंगा पड़ रहा है। तो मतलब अगर रुपये की वैल्यू कम होती है तो जो हम सामान बाहर से अपनी कंट्री में मंगाते हैं वो महंगा होता चला जाता है, और इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो
रुपी की वैल्यू गिरती जा रही है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है स्पॉइल स्पोर्ट प्ले कर सकता है। प्ले स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, पर्टिकुलरली ऑन फ्यूल्स, क्योंकि हम जो फ्यूल होता है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सब इंपोर्ट करते हैं। हम एडिबल ऑयल्स, खाने वाले जो ऑयल्स होते हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है 60% ऑफ इंडियाज कंजम्पशन नीड्स। तो 60% जो हमारी नीड्स है वो इंपोर्ट से ही पूरी होती है, तो वो महंगा हो जाएगा। कम्यूटिंग कॉस्ट, कम्यूटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाली कॉस्ट, विच ट्रैवलिंग वाली कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कम्यूटिंग कॉस्ट। तो जो ट्रैवलिंग वाली कॉस्ट है, जो कि विच अकाउंटेड फॉर, जो कि जिम्मेदार है द हाईएस्ट चंक, सबसे बड़ा पैसा कहाँ खर्च होता है घरों का, नॉन फूड स्पेंडिंग की अगर हम बात करें, खाने को हटा दें तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ हुआ है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है, ट्रैवलिंग में हुआ है। कुकिंग फ्यूल की जो कॉस्ट होती है, अगर ये सब फ्लेयर अप, अगर ये बढ़ गई विद द प्राइस ऑफ फैट्स टू फ्राई वंस मील, तो अगर आपको क्या करना है, अपने खाने को फ्राई करना है तो आपको तेल की जरूरत होगी, और तेल महंगा हो रहा है। तो अगर तेल महंगा हो रहा है तो हाउस होल्ड बजट्स भी क्या हो जाएंगे, ये भी और खराब हो जाएंगे। एग्जैसरबेट का मीनिंग होता है प्रॉब्लम और खराब हो जाना। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, चलो ठीक है महंगाई कम हो रही है, खाने पीने में महंगाई कम हो रही है, ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि रुपये की वैल्यू गिर रही है। रुपये की वैल्यू गिर रही है, इसका मतलब है इम्पोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, और जो हमारा खाने का ऑयल होता है 60% हम इम्पोर्ट ही करते हैं। तो हमारा सब्जियां तो सस्ती हो गई, लेकिन अगर तेल महंगा हो गया तो बजट तो खराब ही हो गया ना घरों का। यही ऑथर कह रहे हैं। एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं, तेल के जो दाम हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कुछ महीनों से ऑलरेडी, और विद हाई ग्लोबल प्राइसेस भी हो रहे हैं। ये क्यों हो गए हैं, अब दाम और क्यों बढ़ रहे हैं, कंपाउंडेड मीन्स और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि सरकार ने भी एक डिसीजन लिया है कि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज लागू कर रही है। तो ऊपर से तो एक तो सामान भी महंगा आ रहा है, और ऊपर से सरकार उस पर टैक्स भी लगा रही है, तो इस वजह से खाने का जो ऑयल है उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बेसिकली पूरे पैसेज में ऑथर ने क्या बोला कि चीज़ें अच्छी हैं, महंगाई कम हो रही है, वेजिटेबल का दाम सस्ता हो रहा है, महंगाई का एवरेज 4.2% हमें उम्मीद है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उनमें से एक प्रॉब्लम है रुपये का गिरना, जो कि इम्पोर्ट्स को महंगा कर देगा, जिसकी वजह से एडिबल ऑयल महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से घरों का जो बजट है वो फिर से प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि दे वर अप 15.6%, वो 15.6% बढ़ गए जनवरी में, जो कि सबसे ज़्यादा था पिछले 3 सालों में। मैम आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो बेटा। गॉड ब्लेस यू, आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, आप जिस चीज़ को लेके बहुत मेहनत करो आपको उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिले। मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व इन लाइफ। होलसेल प्राइसेस जो है एडिबल ऑयल्स के, वो 33.1% बढ़ चुके हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन कॉस्ट को पास थ्रू कर दिया गया। पास थ्रू मीन्स कस्टमर तक पहुंचा दिया गया है। तो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई, तो वो कंपनीज ने भी पैसा बढ़ा दिया, और कस्टमर को भी अब महंगा मिलने लग गया। कोई भी वेदर शॉक आता है, कोई भी वेदर अगर हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन समर में, या मॉनसून या बारिश कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये भी क्या कर देगा, बेकार कर देगा फूड प्राइस गेन्स को। मतलब जो हमें फायदे हुए वो सब फायदे खराब हो जाएंगे अगर वेदर कोई भी ऐसी ट्रिक खेलता है। तो अगर वेदर खराब होता है या बारिश अच्छे से नहीं होती है, तो आरबीआई जो कि क्या चाह रही है, आरबीआई सीकिंग मीन्स चाहना, तो आरबीआई चाह रही है कि वो कर्ब करे। कर्ब मीन्स रोके, किस चीज को रोके, दी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मीन्स ऊपर नीचे होना। तो आरबीआई चाह रही है कि वो रोक दे रुपये में जो ऊपर नीचे हो रहा है। तो आरबीआई विल बी माइंडफुल, आरबीआई अवेयर है, माइंडफुल मीन्स अवेयर है, आरबीआई को पता होंगी ये सारी की सारी रिस्क, और इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, रिटेन किया है, मतलब रखा है अ न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड का मतलब क्या होता है
कि ना ही रेपो रेट बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस तरह के स्टांस को बोलते हैं न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस। तो आरबीआई ने एक न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रखा है और आरबीआई क्या कर सकती है, मे होल्ड ऑफ ऑन इट्स ग्रोथ परस्यूट इफ वारंटेड। वारंटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रिक्वायर्ड। होल्ड ऑफ हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका जिसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज को आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको उस चीज को ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है दूर होना, तो आप उस चीज को छोड़ रहे हो। तो हो सकता है आरबीआई जो है छोड़ दे अपने ग्रोथ के परस्यूट को। तो आरबीआई जो ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है उसको आरबीआई को छोड़ना पड़ेगा अगर महंगाई बढ़ गई तो। सभी को पता है महंगाई अगर बढ़ जाती है तो आरबीआई को एक बैलेंस बनाना होता है। महंगाई अगर बढ़ गई है तो या तो आरबीआई महंगाई कम कर ले या फिर आरबीआई ग्रोथ को बढ़ा ले। तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, या तो महंगाई कम होगी या ग्रोथ बढ़ेगी। तो अब आरबीआई को ग्रोथ बढ़ाने वाले चीज को छोड़ना होगा अगर महंगाई बढ़ गई, महंगाई को कंट्रोल करने के चक्कर में। वारंटेड मीन्स रिक्वायर्ड। टू एलिविएट, सुकून देना है अगर प्राइस प्रेशर्स को, महंगाई कम करनी है तो सरकार को आफ्टर अनवीलिंग, अनवीलिंग का मीनिंग क्या है, लोगों के सामने लेके आई। सरकार लोगों के सामने क्या लेके आई बजट में, इनकम टैक्स कट्स, इनकम टैक्स कम कर दिया जिससे कि मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन है वो बूस्ट हो सके, मिडिल क्लास खूब ज्यादा की खर्चा करे। तो सरकार को ओपन करना पड़ेगा स्लैश करने में, स्लैश मीन्स रिडक्शन। तो सरकार को कम करने होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम करने होंगे। चलो इनकम टैक्स तो सरकार ने कम कर दिया है, लेकिन सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है सामानों पे उसको भी कम करना पड़ेगा। फ्यूल लेवीज, जो फ्यूल के ऊपर टैक्स लगाती है उसको कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कम करना पड़ेगा। जीएसटी जो लगता है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे टैक्सेस सारे सोसाइटी के सेक्शंस को अफेक्ट करते हैं और इसमें वो भी इंक्लूडेड है जो लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा कमजोर है। तो बेसिकली ऑथर ने यही बोला कि चलो ठीक है सरकार ने इनकम टैक्स तो कम किया है, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट जीएसटी, जीएसटी के बारे में क्या, इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में क्या, फ्यूल टैक्सेस के बारे में क्या। तो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार लगाती है, सरकार को इनको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भी आम आदमी की पॉकेट पे भारी पड़ते हैं। अच्छा था ना आर्टिकल, मजा आया आर्टिकल पढ़ने में। टोन कैसी है, एनालिटिकल है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन का मतलब क्या होता है कि पहले ऑप्टिमिस्टिक थी, अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में ऑथर ने बोला कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करना होगा। सजेशंस भी ऑथर ने लास्ट में दिए। तो इस तरह के टोन को बोलते हैं कि पॉजिटिव बताते बताते प्रॉब्लम्स बता देना, सजेशंस भी बता देना। इस तरह की टोन का एक वर्ड होता है एंड दैट इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार को क्या लेना चाहिए, सरकार को क्या सजेशन दिया ऑथर ने, वेरी गुड, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दो। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज है जो खतरा है, रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, नहीं। ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हैं एडिबल ऑयल्स पे, ये सही है। सेविंग्स रेट बढ़ गए हैं, ऐसा भी कुछ बात नहीं हुई। आंसर इज व्हाट, सी, वेरी गुड। अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। तो अभी हमने रीडिंग करी थी, नाउ वी विल स्किम द पैसेज। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ना। रेडी एवरीवन? एक रिक्वेस्ट करूंगी फिर से, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। द तीस्ता डैम एंड द लॉन्ग शैडो ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब डैम के बारे में बात करने वाले हैं और जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। स्किमिंग करनी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है सभी को, एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया। सत्ताईस जनवरी को एक एक्सपर्ट कमेटी, चलो साथ में स्किमिंग करते हैं ना, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि वो इस डैम को बनाएंगे। एक ग्लेशियर लेक, एक फ्लड आया था यहाँ से, इसने क्या किया था, डैमेज बहुत किया था, इतने सारे लोग मर गए थे, इतने सारे लोग अफेक्टेड थे, फेलियर हुआ था, तो इसने और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। 50 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर जो है वैली में आ गया था, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स भी हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग और ये सब जो हैं ये ग्लेशियर्स को और पिघला रहे हैं, तो इसका मतलब है और भी ज़्यादा फ्लड्स आ सकते हैं। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया एक ही लाइन का था कि तीस्ता डैम को दोबारा से बनाने की बात हो रही है
और एक फ्लड आया था अक्टूबर 2023 में ग्लेशियर लेक की वजह से। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो फ्लड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तबाही मची थी। दिस इज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। एवरीवन, सिर्फ स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी। चलो अगले पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? मेल्टिंग का जो रेट होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना छोटा ग्लेशियर होगा उतनी तेजी से वो मेल्ट करेगा। एक रिपोर्ट आई, इन्होंने बताया, डेटा दिया हुआ, डेटा को हम स्किम नहीं करते। ये जो लेक है ये तब बनी थी, ग्लेशियल रिट्रीट, जो ग्लेशियर्स जो होते हैं जो मेल्ट कर जाते हैं, एक बहुत बड़ा रिस्की चीज़ है वो। कमेटी ने डिसीजन लिया है कि डैम बनाएंगे, ये चिंताजनक बात है। कमेटी का डिसीजन है कि डैम जो बहुत सक्सेसफुल था, पावर जनरेट करता था। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मत बनाओ हिमालय में, और उन्होंने न्यू डिज़ाइन को क्वेश्चन भी किया है। तो बेसिकली मेन आइडिया सिर्फ एक ही लाइन का था, वो क्या था कि तीस्ता डैम जो बन रहा है ये गलत है, ये नहीं बनना चाहिए, ये वरीसम है। तो तीस्ता डैम नहीं बनना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हिमालयाज में डैम्स मत बनाओ, हिमालयाज में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, आगे बहुत तबाही मच सकती है। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने केस भी किया, बोला ये डैम को हटा दो, ये डैम जो है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें बताएं कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है ये डैम। अगर ये जो स्लो फेलियर हो गया और वहाँ लेक नहीं होती तो फ्लड नहीं होता, तो अगर ये कोलैप्स नहीं हुआ होता तो बच गए होते। तो बेसिकली मेन आइडिया फिर से वही एक ही लाइन का है कि ये जो डैम है ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है। ये डैम एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकती है, तो बहुत तबाही मच सकती है। तो लोग इसके खिलाफ हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने बहुत सारे लिटिगेशंस भी बोल रहे हैं कि भाई इस डैम को हटाओ, तीसरा 3 सही नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज हुई? विच फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? ध्यान से पढ़ो। अब देखो, जहां हमने क्वेश्चंस, अभी हमने स्किमिंग करी है, राइट? अब हम क्वेश्चंस में कीवर्ड्स देख के कीवर्ड्स वाली लाइन को रीड करेंगे। तो किस चीज की वजह से ये जो लेक है इसकी वीकनिंग हुई, जिसकी वजह से ये हुआ? तो चलो, कीवर्ड हमको कहाँ मिला था? ये मिला था GLOF। तो क्या रीजन था? रीजन ढूंढो। नाउ टेल मी द आंसर।
द डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर को लेक में डाइवर्शन किया गया नहीं। हाँ, कोलैप्स ऑफ अ मोरेन ड्यू टू स्लो फेलियर। तो जब हम स्किमिंग कर रहे थे तो हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि मोरेन जो है कोलैप्स हो गया क्योंकि स्लो, पैसेज में लिखा हुआ है कि अगर स्लो फेलियर नहीं होता तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मोरेन स्लो फेलियर नहीं हुआ होता तो फ्लड नहीं आता, मोरेन कोलैप्स नहीं हुआ होता तो ये चीज़ नहीं हुई होती। तो मतलब क्या हो गया, मोरेन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डैम्स में, जब बनाते हैं तो इट्स अ स्ट्रक्चर जो कि डैम्स के टाइम पे बनाया जाता है, तो वो कोलैप्स हो गया इसकी वजह से हो गया। तो आंसर इज व्हाट, स्लो फेलियर की वजह से कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से मोरेन एक तरीके से कह सकते हैं जो पानी को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और हाइड्रोजियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने अपोज क्यों किया इसका रिकंस्ट्रक्शन, आराम से बता दोगे? क्योंकि ये एक ऐसे एरिया में था जहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स बहुत आ रहे थे। आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या है जो वो प्लान बना रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या है? अब इसके लिए भी हमें फिर से पैसेज पे जाना पड़ेगा। व्हाट इज द लिमिटेशन जो ये टी स्टार 3 2.0 बना रहे हैं? चलो देखते हैं। यहाँ पे टी स्टार 3 2.0 हमें लिखा हुआ था, पढ़ो एक बार इसको। Read it and tell me the answer. चलो आंसर देखते हैं। न्यू स्पिलवे स्मॉलर है क्या? नहीं, बड़ा है वो तो, 3 टाइम मोर वॉल्यूम है, ऐसा तो बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें कोई स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट्स नहीं है क्या, ऐसा मेंशन्ड है? नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है या नहीं ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कांट से। इसके अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होगा, नहीं मेंशन्ड है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तो होगा, इसके अंदर लिखा हुआ है टू हैव एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, तो ये भी गलत हो गया। ये अकाउंट नहीं करता फॉर द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, कि क्लाइमेट चेंज अनप्रडिक्टेबल होता है, तो वो चीज़ इसको नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज रिस्क मल्टीप्लायर होता है, रिस्क बहुत होता है, अनप्रडिक्टेबल होता है, तो कुछ नहीं कर सकता ये, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी, द रिकंस्ट्रक्शन डज नॉट अकाउंट फॉर द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो ये भी गिर जाएगा। कोई परेशानी? स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलिए मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। कॉल इट अ डे मीन्स चलो यार छुट्टी करो अब, कहाँ गया? कैच सम जेट्स, यार नींद आ रही है, सोने चलते हैं। आज के बाद मैं बिल्कुल भी स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा, किसी चीज़ को तुरंत छोड़ देना। गिनती के दिन बचे हैं एग्जाम में, तुम इतना डाउन इन द डम्स क्यों फील कर रहे हो, इतना डिप्रेस, इतना दुखी क्यों फील कर रहे हो? तो इट इज़ व्हाट, डी ई बी ए एंड सी। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को सक्सेस मेमोरियल इल्यूजन बुक भी हम गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। सेशन यही एंड करते हैं। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, अगर आप जितना डिले कर रहे हो उतना बाकी बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि आप परफेक्शन बैच को आज के आज ज्वाइन कर लो। परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लासेस में आप रेगुलरली आओगे, इंग्लिश को 2 घंटे रोज दोगे, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बैंकिंग एग्जाम्स का। बैंकिंग एग्जाम्स बैक टू बैक हो रहे हैं, SBI के एग्जाम्स हैं, उसके बाद IBPS के एग्जाम्स आ जाएंगे, बैक टू बैक पूरे साल एग्जाम्स ही एग्जाम्स हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कोड आपको लगाना होगा निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी PDF सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी।
कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।